स्टार्ट हो रहा ओके। है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं रोशन अली अजीम साहब। हमने कल परसों जिक्र किया था कि रोशन साहब इंशाल्लाह आएंगे हमारे साथ और आज वो साथ हैं और उनसे कुछ सवाल करने हैं क्योंकि हम थोड़ा सा सवाल हम इनसे ये तो नहीं कहेंगे कि सर आप सच सच बताएं, लेकिन जो हकीकत है वो जरूर बताएंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वकीलों की बड़ी कदर की जाती है और वकील को इस तरह कंसीडर किया जाता है जैसे किसी मुल्क के जज को किया जाता हो, क्योंकि इंतहाई मोतबर और इंतहाई मायनाज एक पेशा है। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो एक दुखी इंसानियत का पेशा समझा जाता है। तो रोशन साहब आपको सर वेलकम है। सवाल बड़े अहम है क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह लोग ट्वीट करते हैं, वकीलों की इंसल्ट करते हैं और ना जाने उनके साथ क्या कुछ होता है। कुछ इस तरह गुलाम हैदर के केस में भी लोगों ने करने की कोशिश की। तो सर आप बताइए कि आपके पास जब केस आया और आपने केस हैंड ओवर किया, मेरे ख्याल में ओरिजिनल फाइल तो आज भी आपके पास है, लेकिन ये लोगों ने दावा किया कि आपसे फाइल छीन ली गई, आपसे केस दूसरी तरफ दे दिया गया। उसमें क्या सच्चाई है सर? शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं टेक्निकली फॉल्ट की वजह से मेरा वीडियो नहीं चल पा रहा है, इसके लिए अपोलोजाइज। आपका जो सवाल है शायद उसके हवाले से मेरा मौकुफ तो पहले भी मैं ये दे चुका हूँ। देखिए, इस केस को हमने मिलके इसको केस को डील किया था और आपको पता है गुलाम हैदर का सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने की। और उसके बाद जब मोमिन मलिक साहब को केस हवाले किया गया तो भी इसमें मैं जरूर शामिल था, क्योंकि मैं मोमिन मलिक साहब के पास मैं खुद भी गया था। हाँ, मेरा ये मौकुफ था कि जब से मोमिन मलिक साहब को हमने केस दिया है उसके बाद गुलाम हैदर जो है वो मेरे पास जो वापस जो हमने लिटिगेशन हमें अडॉप्ट करनी थी हायर कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में, उसके लिए गुलाम हैदर मेरे पास वापस नहीं आया था। लेकिन इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि मैं केस से जुदा हो गया हूँ या केस से अलग हो गया हूँ। केस अभी भी मेरे पास ही है। मुझसे ये केस कहीं नहीं गया है। हाँ, गुलाम हैदर जो है वो वापस मेरे पास, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में और सुपीरियर कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट करनी थी, उसके लिए गुलाम हैदर मेरे पास वापस नहीं आया था। ये मेरा मौकुफ पहले भी था, अब भी है, लेकिन उसका कुछ रीजंस हैं। रीजन ये है, देखिए, गुलाम हैदर एक मजदूर इंसान है। गुलाम हैदर एक जो है एक परेशान इंसान है। वो उसकी कोई जमीन या खेती बाड़ी तो नहीं है, वो बेचारा मजदूर है। वो मजदूरी करता रहता है। वो कराची में बड़ा बिजी है। ऐसा नहीं है कि गुलाम हैदर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, पैसा उसके पास। अगर वो मेरे साथ घूमता रहता हायर कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में, तो डेफिनेटली वो बड़ा परेशान हो जाता, क्योंकि वो अभी सऊदी अरेबिया में तो नहीं है, यहाँ की उसकी नौकरी तो नहीं है। तो ये मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, अब भी है। लेकिन मैं इस केस में अब तक अभी भी हूँ। ना मुझसे ये केस छीना गया है, नहीं मैं इस केस से दूर हूँ। हाँ, ये बात तो जरूर है कि पाकिस्तान में जो केस की प्रोसीडिंग्स थी वो आगे नहीं चल सकी है। तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी चुप करके बैठे हुए, ऐसा नहीं है। हम भी केस को जो परसू कर रहे हैं और मेरी अभी भी खतो खताबत जो है वो शुरू हो गई है। जैसे कि मैं काफी मसरूफियात मेरी थी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस ऐसे थे जो सजाए मौत के थे, और अभी आपको पता है कि अभी फास्ट फ्लो जो है वो केसेस का शुरू हो गया है चीफ जस्टिस साहब के तरफ से। तो हम उसमें थोड़ा बिजी थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि केस मैंने छोड़ दिया है या केस छीना गया, ऐसा नहीं है। केस यहाँ पर मेरे पास ही है, क्योंकि और काउंसिल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, इस हिंदुस्तान में हमने मोमिन मलिक साहब को हवाले जरूर किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमें वीजा नहीं दिया गया, ना गुलाम हैदर को ना मुझे। तो पहले भी मेरा ये मौकुफ था, अब भी मेरा मौकुफ है, और यही सच्चाई है और यही हकीकत है। अच्छा सर, इब्तिदाई तौर पर ये जो बातें डिस्कस हुई थी, क्योंकि उस मीटिंग में मैं भी था, तो उसमें तो ये भी तय हुआ था कि जिस सरजमीन पर बच्चे हैं, क्योंकि फैमिली मैटर है, तो वहां पर ये केसेस किए जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान में केसेस दायर किए जाते, किसी कोर्ट से रजू किया जाता तो ज्यादा बेस्ट रहता इंडिया की निस्बत? देखिए, इसके दो महरकात हैं केस के। एक तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बच्चे हिंदुस्तान में हैं, और दूसरी ये भी हकीकत है कि ये जो मुल्क है वो पाकिस्तान तो है नहीं, हम तो यहाँ पर मौजूद हैं। इस केस में इसके दो पहलू हैं। एक तो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, बच्चों का पावर ऑफ अटॉर्नी हमें दे के वहां पे केस प्रोसीड कराना थे, वो हम वहां पर हमने शुरू कराए। मोमिन मलिक साहब वहां पर है। ये बात भी हकीकत है कि यहाँ पर हमने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शुरू करने के लिए हमने प्रेशर डेवलप करना था हिंदुस्तान की हाई कमीशन पर, थ्रू पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उस पर, क्योंकि
इम्यून होती है, आपको पता है हाई कमीशन यहाँ पर, तो हमें फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू हमें प्रेशर डेवलप करना था। वो प्रेशर डेवलप जो है नहीं हो सका, उसके लिए हमने जरूर फाइल करनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या हमने डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट में 184 में जाके हमने फाइल करनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। वो हम फाइल नहीं कर सके, उसका मैंने वजह बता दी थी कि गुलाम हैदर वो थोड़ा अपनी वो कारोबार में अपनी मजदूरी में बेचारा गरीब इंसान है, वो फाइल नहीं कर सका। यहाँ पर निग्लिजेंसी हमारी जरूर है, लेकिन वो भी हम फाइल जरूर करेंगे, क्योंकि इस देर आयत दुरुस्त आयत। तो इस ऐसी बात नहीं है कि हम इस केस को छोड़ देंगे और बच्चे जो है वो सीमा के हवाले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने वादा किया था, वादा पूरा करेंगे गुलाम हैदर के साथ, सोसाइटी के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ, तमाम लोगों के साथ हम इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हाँ, मेरी कुछ मसरूफियात की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैंने ये काफी ये मिस किया है कि काफी लोगों ने इस पर वीडियोस बनाना है, आवाज बुलंद करना छोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सबको वीडियो जरूर बनाना चाहिए, और गुलाम हैदर के आवाज में आवाज जो है वो देना सबको चाहिए। और बड़ी कोशिश की है सब लोगों ने इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, बड़ा शुक्रगुजार हैं हम। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी भाई हमारे जो इस पर काम करते हैं, तो उनकी बड़ी कोशिश रही है, सबकी बड़ी कोशिश रही है जी। सर, बुनियादी तौर पर चूंकि लोगों का पीछा हटना आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि जिस तरह इस केस को खराब करने के लिए या इंसल्ट करने के लिए जो भी आके फैक्ट्स के ऊपर आके बात करे, उसको गुमराह करने के लिए किस तरह किया गया, इवन कि आपको भी नहीं छोड़ा गया, तो लोग फिर मजबूर होकर साइड पे ही होंगे और क्या कर सकते हैं सर। हाँ, देखिए, शायद मेरी तो सबको मेरी तरफ से तो कोई गिला नहीं है मुझे। मुझे कोई गिला नहीं है, जो भी अगर मेरे लिए या मेरी जात के बारे में कोई बात करता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम बड़ा बर्दाश्त पेशेंस रखते हैं। हम जो वकील होते हैं, हमें पहले ये सबक ये दिया जाता है कि सामने वाला जो वकील है या क्लाइंट है आपकी प्रोपेगेंडा कर सकता है, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको इमोशंस करने के लिए, तो आपको उस पर जो है कंट्रोल करना है। तो हमें इस बात पर कंट्रोल है। हाँ, कोई आम शहरी कंट्रोल नहीं कर सकता है। बाकी जितने भी आपस में जितने भी ये मैंने देखा है कि थोड़ी नाराजगी थी एक दूसरे की, तमाम लोगों की जो वीडियोस बनाते हैं वो दूर होनी चाहिए। सारे भाई हैं, मिलके काम करना चाहिए सबको। और जाति न किसी की जंग है, न जाति किसी का कोई झगड़ा है, न ही कोई है। तो इस हवाले से मैंने आके अपनी वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप वीडियो जरूर बनाएं, आवाज बुलंद करें गुलाम हैदर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, क्योंकि मैंने ये फील किया है जब से काफी लोगों ने वीडियोस बनाना छोड़ दिए तो सीमा मजबूत होती जा रही है, उसका सीना जो है वो थोड़ा चौड़ा होता जा रहा है। और जब भी ये वीडियोस बनाते हैं बड़ी आवाज आती है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की, हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स की, और जितने तज्जिएकार हैं जो बात करते हैं इस पर, जब भी वो बात करते हैं तो मैंने देखा है कि सीमा हैदर हो, सचिन मीणा हो या मोमिन मलिक हो, उनको थोड़ा मैंने डिप्रेस होते हुए देखा है। उनकी आंखों में वो थोड़ी नमी सी भर आती है, और उनका वो सीना जो है वो थोड़ा नीचे उतर आता है, चौड़ा नहीं होता है। तो बड़ी ताकत है आप तमाम लोगों में, शाहिद हुसैन समेत जितने भी वीडियोस बनाते हैं। तो आप फिर से जो है उसको कमजोर करने के लिए आप मैदान में निकले, मैदान में आए। ये कमजोर होंगे, और सोसाइटी जितनी भी है, जितने भी आप स्टेक होल्डर्स हैं इस केस के, तो आप जरूर आपकी फतेह होगी। सर, आपको याद होगा एनसीपीसीआर को खत लिखे गए थे, उसके बाद उन्होंने जवाब भी दिया था जिसमें इंडियन मीडिया ने भी हाईलाइट किया था इस मामले को। तो उसमें मतलब उन्होंने चाइल्ड राइट्स का इसमें हवाला दिया कि ये बच्चे जो हैं वो वापस किए जाएं, तो सीमा से वापस लिए जाएं। उसके बाद जो इनका इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर दिया है तो उस पर कोई अब तक कोई क्लियर बात सामने नहीं आ सकी है। तो वो वजह क्या हो सकती है? देखिए, इस केस में दोनों ममालिक सीरियस नहीं है, ना इंडिया सीरियस है ना पाकिस्तान सीरियस है। क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक जो है जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जो है वो शुरू नहीं किए, काउंसिल एक्सेस की जो है बात नहीं की है पाकिस्तान ने, अब तक नहीं किया ऑफिशियल लेवल पर। इस पर आपको पता है पाकिस्तान की मीडिया पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। और हिंदुस्तान में जो मौजूद पाकिस्तान के हाई कमीशन है, उन्होंने भी कोई भी काउंसिल एक्सेस के लिए बात नहीं की है। तो यहाँ से पता चलता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो खामोश हैं और सीरियस नहीं है। और हिंदुस्तान की आप देखें कि फॉरेन मिनिस्ट्री हो या आपका जो लॉ डिपार्टमेंट हो हिंदुस्तान का, या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो, वो आप देखें कि वो सीरियस ही नहीं है। कोई इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए या चार्ज फ्रेम हो जाए, या कोई केस जो है कॉग्निजेंस उसमें लिया जाए, केस कंप्लीट हो,
तो उसमें वो सीरियस दिखाई नहीं देती है। जब जो अपना इंटरनल लॉ है उनको फॉलो करने के लिए ही वो सीरियस नहीं है, तो इंटरनेशनल जो कवानीन है या इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी बात आई डोंट थिंक सो कि वो जल्दी मानेंगे। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि आपको पहले अपने कानून की पासदारी करनी है, अपने फॉलो करना है अपने लॉ जस्टिस सिस्टम को। अब ना पाकिस्तान ने वो फॉलो किया नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के लिए, काउंसलर एक्सेस के लिए, ना हिंदुस्तान ने फॉलो किया। हिंदुस्तान ने उसकी तो धज्जियां उड़ा दी अपने कानून की, अपने संविधान की। क्योंकि आप देखें 173 की जो रिपोर्ट होती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन की, वो सिर्फ 14 डेज होती है, 14 दिन होते हैं। उसके बाद जी कॉग्निजेंस लिया जाता है जो मजिस्ट्रेट की तरफ से 190 का। वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल सिस्टम इज ए सेपरेट, क्योंकि वो ट्रांस पॉलिटिका सिस्टम हिंदुस्तान में भी है। उस ट्रांस पॉलिटिका सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर की हिंदुस्तान की अदलिया ने भी धज्जियां उड़ाई। क्योंकि अब तक वो मजिस्ट्रेट साहब चार्ज फ्रेम कराने में नाकाम रहा, कॉग्निजेंस लेने में नाकाम रहा। कॉग्निजेंस तब लिया जाएगा जब कंप्लीशन हो जाए इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। तो इसमें दोनों जी। ममालिक जो है, पाकिस्तान कम, पाकिस्तान 10%, 90% हिंदुस्तान की निगलिजेंसी है इसमें। सर पहले कितने केसेस हैं जिसमें पाकिस्तानी अगर इंडिया में पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुदाखलत करती है, उनको डिपोर्ट करवाने में मदद करती है। वो तो इंडिया का कानून है, या पाकिस्तान के मामले में जो उनकी सोच है उस हिसाब से अमल करते हैं। सीमा का मामला तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ देखा जा रहा है ना सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, आपने अभी देखा कि वो इकरा जीवानी का जो केस था, पाकिस्तानी के माइनर बच्ची थी, वो हिंदुस्तान चली गई। वो मुलायम सिंह यादव साहब थे, एक वो कोई बड़ी उम्र के थे। वो गेम, पबजी गेम की वजह से उनकी दोस्ती हुई, हिंदुस्तान गई। तो पाकिस्तान ने बड़ा उसमें रिएक्शन दिखाया, पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस दिया, फिर हिंदुस्तान ने उसको डिपोर्ट करना पड़ा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में पाकिस्तान इसलिए पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स इतना इशू नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो क्रिमिनल है। पाकिस्तान में बैठ के ही, हिंदुस्तान में बैठ के ही पाकिस्तान के खिलाफ वो बातें करती रहती है। क्योंकि पाकिस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 5 कहता है कि आपको मुल्क के साथ, रियासत के साथ लॉयल रहना है। तो ये लॉयल तो नहीं रही है। तो पाकिस्तान अफवाज और रियासत लोगों के खिलाफ ये बातें करती रही है, तौहीन करती रही है। तो ये इशू है कि नफरत का इजहार इसलिए जरूर किया है कि इसका जो ओन हमने पाकिस्तानी इदारों ने नहीं किया है। तो हम यहाँ पे बैठ के ये इंतजार कर रहे हैं कि सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट में इसको जल्दी कोई सजा आ जाए या डिपोर्ट किया जाए। डेफिनेटली ये डिपोर्ट होगी तो यहाँ पे भी उस पर उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट की वायलेशन हुई, और जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है उसकी वायलेशन हुई है, और ये सेक्शन आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इसने बड़ी धज्जियां उड़ाई हैं। तो रियासत तो नहीं छोड़ेगी इसको, स्टेट तो नहीं छोड़ेगी इसको, कानूनी कार्रवाई तो जरूर होगी। तो ये इशू है रोशन कि साहब, पाकिस्तान। जी सर इसमें अंसार बन्नी साहब ने इस बात की तस्दीक की थी कि हाई कमीशन ने राब्ता किया, और उसके बाद फिर इंडियन मीडिया ने भी बाकायदा इस न्यूज को चलाया था अपने वहां पर मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है लेकिन नहीं दिया गया। अब आप खुद बताएं कि एक मुल्क के अंदरूनी मामलात में दूसरा खुद मुदाखलत कैसे कर सकता है जब तक एक्सेस ना मिले किसी वकील को या किसी भी तरह। तो वहां तो बिल्कुल मामला मुख्तलिफ ही है सीमा का। देखिए, यहाँ पर थोड़ा हिंदुस्तान में फिर सीमा हैदर का मामला फिर पॉलिटिकली थोड़ा बेस करता है। क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहता है, जो जो उत्तर प्रदेश में रहता है, वो मेरी बात सही तरीके से समझ सकता है। क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा है वो इंडस्ट्रियल जोन है हिंदुस्तान का, और खासकर उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश जो आपको पता है पॉलिटिकल हब रहता है हिंदुस्तान का। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पूरी जो है ना उसको वो लीड करता है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार होती है प्रोविंशियल, और उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार बनती है, जो उत्तर प्रदेश प्रांत की जो बनती है, प्रोविंस की, वो उसको लीड करता है ये जो ग्रेटर नोएडा के जो एमएलएज और एमपीएस जो होते हैं वो लीड करते हैं। अब वहां पर जो जो एमएलएज, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबरान बनते हैं, तो इनको जो वोट करने वाले जो ज्यादा वहां पर हैं वो मीणा कम्युनिटी हैं। जो रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा इस पास जो रहने वाले हैं, वो बहुत सारी जो वो कम्युनिटी है वो मीणा कम्युनिटी है, बड़ी तादाद में कम्युनिटी है। अब अगर वो सीमा हैदर का मामला जो है वो एक मीणा कम्युनिटी के बंदे से हुआ है, अगर वहां से सीमा को जबरदस्ती अगर वो यहाँ वहां करते हैं तो मीणा
होती है वहां के लोकसभा और राज्यसभा का जो बीजेपी का वो मुंतखब नुमाइंदा है वो नाराज होता है, वो उससे नाराज होते हैं, फिर उनकी जो चुनाव होता है, इंतखाब होता है, उसमें मामलात खराब होते हैं। तो वो ये पॉलिटिकली इशू है, इसलिए सीमा को उन्होंने रखा हुआ है सेफ कस्टडी में। तो पॉलिटिकली लेवल पर बीजेपी का मामला था, मैं ज्यादा तो बात नहीं करना चाहता इस पर, क्योंकि इंडिया का अंदरूनी मामला है, दाखिली मामला है, हमें अखलाकियात भी मना करती है, कानून कानून भी मना करता है, इतना बात नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो मोटो है, मकसद है, वो पॉलिटिकली सिस्टम की वजह से ही सीमा का केस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन को रोका जाता है और जुडिशियल सिस्टम में थोड़े मामला तो वो किए जाते हैं, और मीडिया को भी वो ये फोर्स किया जाता है कि सीमा को हीरो बना के पेश करे और मीना कम्युनिटी को भी हीरो बना के पेश करे, और इसका वो फ्रूट जो है वो वहां के जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबरान है वो खाते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, लीड करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये पॉलिटिकली इशू जरूर है इसका। तो सर ये एनसीपीसीआर वाले जो लेटर के हवाले से मैंने जिक्र किया था, उसमें चूंकि ये बताया गया है कि देखें जी बच्चों की उनके राइट्स का मसला है। अब उन्होंने अपने ऑफिस में लिखा, आपस में चूंकि वहां के अगर चाइल्ड के राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है, तो फिर इन बच्चों के चाइल्ड के राइट्स का क्यों ख्याल नहीं रखा गया इतना टाइम होने के बावजूद? सीमा तो अपने अपने जो भी उसके कर्म है, जो भी जाए बाहर में, उससे मसला नहीं है, इशू है बच्चों के हवाले से। तो वहां पर वो भी खामोश है। खत लिखा गया था, इस पर अंसार बन्नी साहब ने तस्दीक की थी, आपको याद होगा। जी हाँ, मुझे तो इस बात का है, हम तो शुरू से यही रोते हैं कि बच्चों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो चाइल्ड राइट यूनाइटेड नेशन का सिग्नेटरी है, रेक्टिफाइड भी किया है। हिंदुस्तान में चाइल्ड राइट पर काम करने वाली बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे हैं, वो काम करते हैं। लेकिन आप देखें कि बच्चे जो है वो कन्फाइंड हैं। अभी ये सुना है कि बच्चों को एक्सेस तो दिया गया है स्कूल की तरफ, लेकिन देखें बच्चे जो है वो कन्फाइन हैं, बच्चे घर में महसूर हैं, बच्चों पर पुलिस कस्टडी है। सीमा तो मुजरिम है, सीमा ने तो जुर्म किया है, सीमा अंदर है, सीमा को तो कन्फाइन रहना है। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे क्यों कन्फाइन हैं? बच्चों को एक्सेस नहीं दी जा रही, बच्चे न पब्लिक पार्क जा रहे हैं, बच्चे न घूमने जा रहे हैं, बच्चों की सोसाइटी में ग्रोथ नहीं हो रही है। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट बच्चों पर बड़ा हो रहा है। ये बच्चों के राइट वायलेट जरूर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे कन्फाइन हैं। बच्चे क्यों कन्फाइन है, इसका तो हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपको पता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट बनाया गया हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, जिन ममालिक ने रेक्टिफाई किया है, सिग्नेटरी जो हुए हैं चाइल्ड राइट के यूनाइटेड नेशन के, तो उसके जो लवाजमात है वो तो पूरे हुए ही नहीं है। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे क्यों कन्फाइन है? बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में होना चाहिए। हमारी पहले से ही यही डिमांड थी कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं होगी जब वो कन्फाइन होंगे एक घर में, चार दीवारी में, और जहां पर घर के सामने, जो चार दीवारी के सामने पुलिस का पहरा हो, तो वहां पर बच्चों की मेंटल ग्रोथ कैसे होगी? सिर्फ बच्चों को स्कूल जाने में मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, वो तो एजुकेशनल ग्रोथ होगी। मेंटल ग्रोथ के लिए बच्चों को सोसाइटी में जाना पड़ेगा, वहां पे घूमना होगा बच्चों को, वहां पे रोड रास्तों पे घूमना होगा, पब्लिक पार्क में जाना होगा। ये सारी चीजें, बच्चों की मेंटल ग्रोथ जब तक नहीं होगी तो बच्चे कैसे मौजब शहरी बनेंगे? ये सारी बच्चों की जो इंटरनेशनल राइट्स हैं उसकी वायलेशन हो रही है। तो ये खत सही लिखा गया, लेकिन इस पर भी हम फिर से गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि बच्चे जो है बड़ी तकलीफ में है, उनको कन्फाइन रहना वो जो है इलीगली है, अनलॉफुल है। तो उस पर जरूर हिंदुस्तान की सरकार को जो है आगे कदम उठाना चाहिए। सर जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स जो है वो उस हवाले से भी मुतासर हो रहे हैं, कोई भी इकदाम नहीं लिए गए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी लिखती रही, अंसार बन्नी साहब लिखते रहे, आपने खुद लेटर्स लिखे, इकरार जुनेजो साहब ने लिखे, उसके बावजूद उन बच्चों के राइट्स का ख्याल नहीं किया गया। तो आप जैसे खुद फरमा रहे हैं कि जी पॉलिटिकल मामलात हैं और इतना उनका इन्फ्लुएंस है कि गवर्नमेंट भी उस खानदान के आगे कुछ नहीं कर पा रही, या जानबूझकर भी दुश्मन देश के बच्चे समझ के भी उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो अगर 199 की इस दौरान अगर एप्लीकेशन लगाते तो फिर क्या फायदा होता? जब इंटरनेशनल मामलात में भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर 199 का भी कोई फायदा नहीं होता अगर आप यहाँ किसी कोर्ट से भी। देखिए 199 का फायदा जरूर होता, 199 का फायदा जरूर होता, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद है इंडिया का हाई कमिश्नर,
हाई कमिश्नर मौजूद है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री पर यह दबाव दिया जाता पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से कि हमें आप डॉक्यूमेंटेशन पेश करें कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो शुरू नहीं हुई है, काउंसलर एक्सेस नहीं हुई है, उसकी खतो किताबत आप हमें पेश करें। क्योंकि एक मर्तबा जब उन्होंने कोई पेश की है काउंसलर एक्सेस, उसके बाद नहीं पेश की गई है, तो उसका तो फिर जरूर, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स हैं, जैसे कि मेरा अपना खुद का एक केस था शब्बीर दर्स का, जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आ गया था, तो फिर वो उसका केस मैंने ही लीड किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हिंदुस्तान पहुंच चुका है, वो मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जीते थे। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो हम उसको डिनाई करेंगे फिर। अगर सीमा हैदर के मामले पर फॉरेन मिनिस्ट्री कोई एक्शन नहीं लेती है, वो सुपीरियर कोर्ट में या हायर कोर्ट में अगर फॉरेन मिनिस्ट्री फेल होती है कि हम प्रेशर डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे भी सुपीरियर कोर्ट कोई डायरेक्शंस दे सकती है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो हार्ड हैंड जो है वो कोर्सिव एक्शन भी कोई जरूर अहकाम जारी कर सकती थी। वो जरूर फाइल करना था, फाइल करेंगे, हम जरूर करेंगे। ये जो एक्ट है ये भी हम जरूर करेंगे, पिटीशन भी फाइल करेंगे, 199 में भी जाएंगे, 184 में भी जाएंगे, जितना हमारे हाथ में है वो जरूर करेंगे। ऐसे सीमा हैदर को धनधनाते हुए हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सीमा तो क्रिमिनल है, बच्चों ने कोई जुर्म नहीं किया है, बच्चे हमें प्यारे हैं, और उसके लिए हम जरूर वो करेंगे इंशाल्लाह। सर चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के मामला हैं, वहां पर पाकिस्तानी किसी कोर्ट से भी ऑर्डर जाता है तो वो पाबंद तो नहीं है कि पाकिस्तानी ऑर्डर पर अमल करें? देखिए, जो सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट के जितने भी इख्तियारात हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो एज अ परसुएसिव हिंदुस्तान की जो कोर्ट है वो उसको ले सकती है। क्योंकि फॉरेन कोर्ट का, हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है पाकिस्तान का और इंडिया का, वो जो है हमें इनहेरिटेंस में हमें मिला है। वहां पर प्रोसीजर में वो इजाजत देता है कि वो एज अ परसुएसिव उस केस को फॉलो करे, तो वो जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो इसके मौक़िफ़ भी अलग हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है, अगर जिसकी हम बात करते हैं, वो हम हिंदुस्तान को पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का हाई कमीशन, वहां पर उनको इम्यूनिटी हासिल है। हम वहां पर पार्टी बनाएंगे सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री ही पार्टी बनेगी। उस पर यह प्रे की जाएगी कि आप इंडियन हाई कमीशन पर प्रेशर डेवलप करें, तो बच्चों की वापसी का, तो ये नेगोशिएशन स्टेट हमने की जाएगी। बाकी हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की जो हाई कमीशन, वो वहां पर पाकिस्तान में जो मौजूद है, उस पर कोई केस दाखिल नहीं हो सकता। वो कानूनी तरह इम्यून है, उनको इम्यूनिटी हासिल है। सही। तो सर असल में आज खास तौर पर आपको बुलाने का मकसद ये था कि जिस तरह के तासुरात दिए गए, जी गुलाम हैदर खुद ही नहीं चाहता कि बच्चे वापस आए, पाकिस्तानी यूट्यूबर जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं चाहते कि बच्चे वापस आ सकें, और इस तरह सब लोगों के ऊपर तकरीबन इल्जाम आयद किए गए। और फिर सबसे बड़ा इल्जाम ये था मेरे ख्याल में कि जी रोशन अजीम साहब से केस छीन लिया गया, उनसे ले लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि आपने क्लियर जवाब दिए, और अगर पब्लिक इससे गुमराह हो रही थी, जो लोग इस तरह की ट्विस्टिंग कर रहे थे, तो उनको भी अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि रोशन साहब साथ हैं और साथ थे और इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए, इस पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी गलती है कि मैं मसरूफियात की वजह से लाइव नहीं आ रहा था, या आपके चैनल पर नहीं आ रहा था, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन चैनल पर नहीं आ रहा था, और इसी वजह से शायद लोगों को ये लगा। बाकी वो कहते हैं कि रोशन से केस छीन लिया गया, तो कोई केस छीना नहीं है। मोमिन मलिक साहब को हवाले जरूर किया है, जो हिंदुस्तान में परसू कर रहा है। मैं यहाँ पर हूँ, केस में यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ, मेरे पास है, और मैं खुद मुख्तियार हूँ यहाँ पर। बाकी जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो सारे हमारे भाई हैं, कोई इख्तलाफात नहीं है उनसे, न आपके न मेरे, किसी के भी इख्तलाफात नहीं है। वो भी चाहते हैं कि बच्चे गुलाम हैदर की वापस आ जाएं। उनका जो गुस्सा है या उनका जो नाराजगी है वो भी जायज है, क्योंकि केस में अब तक कुछ नहीं हो रहा है और काफी टाइम हो चुका है, ऐसा साथ जुड़े हुए हैं सबके। बाकी ये बात कि गुलाम हैदर नहीं चाहता है कि बच्चे वापस ना आए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। गुलाम हैदर बच्चों का बाप है, उसको रोता हुआ मैंने देखा है, तन्हाई में रोता हुआ, अकेला रोता हुआ मैंने उसको देखा है, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। एक बाप कैसे नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे वापस ना हो। और गुस्से में जरूर किसी ने कह दिया है तो ठीक है, अदरवाइज ये बात गलत है कि गुलाम हैदर बच्चे नहीं चाहता है, वो जरूर चाहता है गुलाम हैदर बच्चे। बाकी आपके इस चैनल पर मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर, जितने भी ये बनाते हैं वीडियोस, वो हमारे भाई हैं, आपके भी भाई हैं।
जितने भी गिले शिकवा मुझसे हैं, गुलाम हैदर से हैं, आपसे हैं या किसी और से हैं, वो सब खत्म करने चाहिए। हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और उसके साथ ये जरूर ख्याल किया जाए कि किसी मुल्क के खिलाफ कोई बात ना करे, किसी मजहब के खिलाफ कोई बात ना करे, किसी की शख्सियत के खिलाफ कोई बात ना करे। तो ये इख्तिलाफात जरूर शुरू होते हैं जब हम किसी मजहब के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ, किसी रियासत के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ बात करते हैं। तो इसका ख्याल जरूर रखा जाए। बाकी मैं हाथ जोड़ के सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, अपने तमाम इख्तलाफात वो आज से खत्म करें। भाइयों की तरह, बहनों की तरह आप सब रहें। आप तमाम लोगों से जिनके जिनसे भी जो है वो नाराजगी है, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर कोई शाहिद से नाराज है तो शाहिद की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, और अगर किसी और से की तरफ से शाहिद नाराज है तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, या रोशन से कोई नाराज है तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। नाराजगी खत्म होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए सबको। और गुलाम हैदर का जो केस है, इसको शुरू से करना चाहिए हम सब ने। जैसे कि मैंने भी अपनी मसरूफियात साइड में रख के, जब देखा कि कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा है तो पहले की तरह रोशन फिर से अलम बुलंद करके मैदान में आ गया कि रोशन मौजूद है और आप तमाम लोगों को दावत देता है, आप आए। फिर से हम जो है सीमा हैदर का जो चैप्टर है क्लोज करने के लिए, प्रेशर डेवलप करने के लिए हम आगे आए। देखिए, सोसाइटी खराब हो रही है। सीमा हैदर को जो हीरो बनाया गया, वो सीमा हैदर के हीरो बनाने के चक्कर में अब हर कोई हीरो बन रहा है। अब आपने देखा कि बादल बाबू, वो बादल बाबू हिंदुस्तान से आ गया, वो दर्जी का काम करता था, वो उसने समझा कि मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा और पाकिस्तान में मैं यहाँ पे भले गिरफ्तार हो जाऊं। आपका इंटरनेट ड्रॉप हो गया सर। और रोशन साहब, आपकी आवाज चली गई। सर, आपकी आवाज चली गई। रोशन साहब का इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया। बिल्कुल रोशन साहब सही फरमा रहे हैं कि जी बिल्कुल इख्तिलाफात भुलाने चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने हमारे मजहब के ऊपर, हमारे दीन के ऊपर गालम गलोच की, गलीज जबान इस्तेमाल की, या हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे ऊपर अगर कर लेते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये कि हमारे दीन के ऊपर जिन्होंने बात की, जिन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ बात की और गलीज जबान इस्तेमाल की, उनसे तो कभी एक साथ नहीं बैठ सकते और ना ही उनसे हम उनको माफ कर सकते हैं। हाँ, हम उनके खिलाफ ना पहले की भी हमने बात की है, उनके दीन के खिलाफ, उनके देश के खिलाफ, ना आइंदा कभी करेंगे। बाकी रोशन साहब का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया। कभी किसी दिन हम फिर उनसे कहेंगे कि वो वापस आए। बाकी जहां तक रामी साहब का मामला था, रोशन अजीम साहब का मामला था, या फिर उसके बाद फैसल भाई का था, तो हमने उनके साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बाकी इंडिया से भी जो बहन भाई जिन्होंने कभी देश और मजहब के खिलाफ बात नहीं की, हमारे रिलीजन के खिलाफ कोई गलीज जबान इस्तेमाल नहीं की, हमने उनके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। और उनके साथ तो वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हमारे अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात होते हैं, एक मुस्लिम बहन भाई से ताल्लुक होता है। तो बाकी इंशाल्लाह इस मामले में बात होती रहेगी। आज संडे था और हम सो रहे थे, तो कल हमारी मैसेज पे कम्युनिकेशन हो रही थी, तो आज अचानक उनका मैसेज आया, तो हम अभी उठे और फौरन रोशन साहब के साथ लाइव किया, ताकि उन लोगों को एक्सपोज कर सकें। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक एक चीज हम जो पीछे हट जाते हैं और लोग समझते हैं कि जी वो बड़ा कमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो इस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, कभी गुलाम हैदर के खिलाफ, कभी रोशन अजीम साहब, कभी किसके खिलाफ, कभी किसके खिलाफ। तो वो सारी चीजों को डिफ्यूज करना है। मतलब अगर मैं दूसरे अल्फाज में अगर आपको कहूं कि अगर ये लोग कहते हैं ना जी शायद ने ये कुछ किया, तो मेरा वो रूप देखा ही नहीं है, वो चीज तो देखी ही नहीं है कि मैं इस मामले में ऐसा फसाद बर्पा करूं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन चीजों में पढ़ना नहीं था। और अब जिन जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की, उनको एक एक करके मैंने एक्सपोज कर दिया है। और आप सब अगर पिछले 2-3 लाइव देख लेंगे तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोगों ने झूठ बोले और उनको एक एक करके हमने बेनकाब किया। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। आज ये एक सडन और अचानक एक लाइव थी। फिर बात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।